हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम एनटेट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2024 में हुआ था। अभी आपका एग्जाम 17 जुलाई को होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो इसके हम टोटल 5 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से पीजी आयुर्वेद प्रजनम ऐप आप डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा और एनटेट के कोर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से दिया हुआ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन सेकंड है, द इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर हु आर अपॉइंटेड टू ट्रेन एडल्ट लर्नर स्टूडेंट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या है? देखिए, दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में इसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है ना, एक इंस्ट्रक्टर है, एक ट्रेनर को हमने अपॉइंट किया है। किसके लिए? एडल्ट लर्नर के लिए, है ना, या स्टूडेंट के लिए हमने एक ट्रेनर या टीचर अपॉइंट किया है। उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। तो जैसे एक टीचर एक क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? ट्रू नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। नो फेवरेटिज्म एंड कंसिडरेट नेचर। बिल्कुल सही। वो ऐसा नहीं हो कि वो किसी एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हो, है ना। तो ऐसा उसके अंदर नेचर नहीं होना चाहिए। तो हमारे दोनों चीजें अभी सही हैं। नेक्स्ट है, पार्शियल टू कल्चरल बैकग्राउंड। जैसे कोई किसी धर्म का है ना, वो केवल उसी धर्म के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, पार्शियलिटी करेगा रिलीजन के बेस पे, तो ये गलत है। तो ये क्वालिटी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल द क्लास बाय फियर। डर के द्वारा क्लास को कंट्रोल करे। जैसे स्टूडेंट को बोले अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपको क्या, कोई पनिशमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। फॉलो स्ट्रिक्ट क्यूरिकुलम विथ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट। कोई भी कंटेंट वो पढ़ा रहा है शास्त्र में या कोई भी किताब में, जो मेथड दी है केवल उसी से पढ़ाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना लाए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट को समझने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जिसे अच्छे से समझ पाए और वो ना बने, है ना। तो थ्योरी का जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिंदी में पढ़े तो, प्रौढ़ शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? विषय सामग्री का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के सभी का लिहाज करने की प्रकृति होना चाहिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक मतों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, कक्षा को डर के द्वारा नियंत्रित नहीं करना चाहिए, विषय सामग्री में बिना किसी लचीलेपन के कठोरता के साथ पाठ्यक्रम का अनुपालन। ये गलत है। ठीक है, तो इनमें से ए और बी सही है। देखिए, अगर आपने ये चीज नहीं भी पढ़ा होता और आप इस फील्ड में हैं तो आपको ये जनरली बन भी जाता, है ना, क्योंकि ये चीजों को थोड़ा सा समझना है और आराम से वो क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो स्टेटमेंट दिए हैं हमें। पेडागोजी टारगेट टीचिंग विच प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ सच एज सोशल स्किल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड इथिकल बिलीफ्स। पेडागोजी क्या है? एक प्रकार का लर्निंग सॉरी टीचिंग प्रोसेस है ना, शिक्षा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पेडागोजी इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग दिया हुआ है। तो हमारे पास दो कथन है। पेडागोजी क्या करती है? टारगेट करती है। क्या टारगेट करती है? कि जिन बच्चों को वो सिखाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, उनके फ्यूचर में, उनकी लाइफ में क्या हो? सोशल स्किल डेवलप हो, कल्चरल नॉर्म्स डेवलप हो, उसके अंदर इथिकल चीजें भी आए, है ना, क्योंकि पेडागोजी एक प्रकार का प्रोसेस है टीचिंग का। तो दोनों कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पे हमसे रीजनिंग नहीं पूछ रहा है। जहां पे हमसे स्पष्टीकरण पूछता है वो क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। यहाँ पे हमें बस सत्य बताना था।
तो शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य वह अधिगम है जो सामाजिक कौशलों तथा सांस्कृतिक मानदंडों और नीतिपरक मतों आदि के द्वारा भविष्य में जीवन जीने के लिए तैयार करता है ना। शिक्षा शास्त्र क्या है? एक प्रकार का शिक्षण की प्रक्रिया है, एक प्रकार की टीचिंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है ना। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, परेशानी अभी तक तो नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जो नोट्स में दिया हुआ है, इंटेलिजेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आईक्यू, है ना। आईक्यू लेवल से प्रेजेंट किया जाता है और ये कितना होता है? मानसिक आयु तथा शारीरिक आयु के अनुपात का 100 गुना होता है। यहीं से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट टू द लर्नर। जो ऑडियो और विजुअल एड्स होता है वो प्रोवाइड करता है लर्नर को रीइंफोर्समेंट, है ना। शिक्षार्थियों को सुदृढ़ता प्रदान करना दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता है। थोड़ा सा हिंदी में इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया क्लास में, मिक्सअप पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टिपिकल चीजें होती है जो हमें जनरली समझ में नहीं आती, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे आप किसी को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो लर्नर होता है उसको जल्दी से समझ आ जाता है ना। हम नॉर्मल उसको कोई भी चीज बोल रहे हैं, उतने अच्छे से ना समझ में आए, उसको हम एक मैप के थ्रू या चार्ट के थ्रू उसको समझाएं तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ये एड्स जो होती है पॉजिटिव ट्रांसफर करती है ना, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। यह अधिगम तथा प्रशिक्षण के सकारात्मक हस्तांतरण के लिए सहायक है। मतलब क्या हुआ कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है जिसके थ्रू हम एक लर्नर को समझा रहे हैं, वो पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहा है किसी भी चीज को। तो आपके इसमें आंसर जो दिया था वो गलत दिया था। आंसर शीट में आंसर, एक मिनट, सेकंड नंबर का दिया है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है वो पॉजिटिव ट्रांसफर ही करता है ना। आंसर शीट में आंसर ये दिया था, और बाकी का आप और चेक कर सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल है, वहीं से आपको रटना ही है। द करेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट्स हु स्टेट, किसने दिया था ये कथन? आदतों का समूह चरित्र है। आपके जो आदतें हैं उसका एक कॉम्बिनेशन ही क्या है? एक चरित्र है, आपका कैरेक्टर है। ये दिया है सैमुअल स्माइल ने। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, किसी का कैरेक्टर देखकर अगर उसका अच्छा कैरेक्टर है तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। अब देखिए, इसमें हम एक टेक्निक समझेंगे सॉल्व करने की। पहले हिंदी पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, फिर कुछ चीजों को डिकोड करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम, डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्लासरूम और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप रीड कर लीजिएगा। उनमें से आप देखिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड क्लासरूम एक क्लासरूम है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे आप? यूजिंग एजुकेशनल ऐप, मतलब आप एजुकेशनल ऐप जो कि टेक्नोलॉजिकल है ना, प्ले स्टोर पर मिलता है, इंटरनेट के थ्रू हमें मिलता है, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी है। तो सी का तो फोर्थ होगा। ठीक है, मतलब हमें इन दोनों ऑप्शन पर ध्यान देना है, इन दोनों पर अब नहीं देना है। ठीक है, एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब या तो डी का फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। अगर चार में से आपको अगर एक का आंसर पता है तो आप उसके 99% तक करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो डी का या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मतलब क्या होगा? स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन टीचिंग लर्निंग, या थिंकिंग एवेल्युएटिंग रेगुलर टीचिंग लर्निंग। अब देखिए, इसको हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा हिंदी में आते हैं। चिंतनशील अभ्यास या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो नियमित शिक्षण अधिगम के विषय में चिंतन और मूल्यांकन करना, तो मिल गया ना। चिंतनशील, इसमें चिंतन या मूल्यांकन करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सेकंड हो जाएगा, तो दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें मैच करके भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है टीचिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर के द्वारा, है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण युक्ति का उपयोग शिक्षकों को संप्रेषण कौशलों को सिखाने के लिए किया जाता है। माइक्रो टीचिंग इज एन इफेक्टिव डिवाइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर एंड टीचिंग प्रैक्टिस। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रभावी युक्ति है जिसका उपयोग शिक्षकों के व्यवहार तथा शिक्षण अभ्यासों को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे सत्य है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के दोनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए निम्न कथनों को उचित क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो जो भी चाहे आप जहां से पढ़े। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्रम निश्चित कर लेना है ना। पढ़ते चलिएगा। तो सबसे पहला सी है, विषय वस्तु को निर्धारित करना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। जैसे मुझे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी से करना है, तो मैंने विषय वस्तु निर्धारित कर ली कि मुझे नेचुरोपैथी से किसी का ट्रीटमेंट करना है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, उद्देश्य का निर्धारण करूंगी। पहले मैंने सब्जेक्ट ले लिया, है ना, नेचुरोपैथी से मुझे कुछ ट्रीटमेंट करना है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे वो हमें बताना पड़ेगा, उद्देश्य क्या क्या होंगे। उसके बाद हमें सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जैसे नेचुरोपैथी मैंने मड थेरेपी ले लिया, उसका उद्देश्य क्या है, किस किस को ट्रीट करेगा, उसमें मुझे कौन सी मड लगेगी, है ना। तो यहाँ पे ई आ जाएगा, कौन सी मड लगेगी। ठीक है, उसके बाद छात्रों को उसका ज्ञान है कि नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। छात्रों को उसका ज्ञान है कि नहीं, तो ये हमको सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगर उनको ज्ञान है तो उनको क्या करना पड़ेगा, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना पड़ेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो उनको उससे परिचित कराओ। ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़े से डिफिकल्ट होते इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो लास्ट वाला है, 4th नंबर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम विधि में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, किसमें, विचार मंथन में। और हमने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ाया था। ब्रेन में क्या चलते हैं, हमारे आइडिया चलते हैं, है ना। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथड अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड इन अ क्लासरूम। ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें बहुत सारे आइडिया जनरेट होते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में होते हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, आपने इसको यूज किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो वार्ता योजना, है ना, क्या है, नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। तो स्काइप के द्वारा वीडियो हो जाता है, गूगल मीट के द्वारा हो जाता है, वेब एक्स भी होता है, गूगल कीप नहीं होता। गूगल कीप नोट क्या होता है, एक प्रकार का नोट्स टाइप से होता है, उसमें आप कोई भी चीज कन्वर्ट कर सकते हैं, कीप नोट टाइप का होता है। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती, ये जनरल सी चीज है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज द वे you manage student learning by organizing or controlling what happen in your classroom। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार का वे है जिसमें हम किसी स्टूडेंट की लर्निंग को मैनेज करते हैं, है ना। कोई भी स्टूडेंट क्या सीख रहा है उसको मैनेज करते हैं, किसके द्वारा मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, कंट्रोलिंग के द्वारा। ठीक है, the classroom management choice you make play a large part in creating the classroom climate। है ना, क्लासरूम का क्लाइमेट इस पर डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। तो आपकी कक्षा में जो होता है उसे व्यवस्थित तथा नियंत्रित करके शिक्षार्थियों के अधिगम का प्रबंधन करने की विधि कक्षा प्रबंधन है। बिल्कुल सही। क्योंकि आपके द्वारा चयनित की गई कक्षा प्रबंधन की विधियां कक्षा के वातावरण का निर्माण करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
स्टेटमेंट फर्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन, रिकॉल ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन। इसमें आपका आंसर दिया है 4th नंबर का, पर मैंने इसको बहुत जगह देखा है ना, उसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इसमें आंसर की में तो यही दिया है, पर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सॉरी डोमेन क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज पहले ही याद कर ली है ना, पहले हमने उसको पढ़ा है, उसको रिकॉल करना इंफॉर्मेशन को, वो भी इसके अंदर आता है। और दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन, कोई भी नई परिस्थिति है और आपने पहले से जो कॉन्सेप्ट आपने बना रखा है उसको उसमें अप्लाई कैसे करना है ना, वो आता है कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ये आंसर होना चाहिए। बस 1 मिनट का टाइम लीजिए। के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, है ना, परीक्षण तैयार करने के लिए निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर का, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई परीक्षण, आप कोई एग्जाम लेने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परीक्षा, ये पहले नंबर पे आएगा। परीक्षण के प्रयोजन को परिभाषित करना, आप जो परीक्षा लेने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, एनटेट क्यों ले रहे हैं, ताकि आप कहीं टीचर बन के जाए, आपको स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करना है वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रयोजन आपको क्या करना है, पहले परिभाषित करना है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा सीखने के प्रतिफल लिखना, है ना, जो सीखा है उसका क्या लिखना है, प्रतिफल लिखना। फिर तीसरे नंबर पे आएगा प्रश्न पत्र के लिए प्रश्न लिखना। अब प्रश्न हो गया है, उसके बाद आपने लिख लिया है वो सही है कि नहीं उसका परीक्षण कर ले, उसके बाद लास्ट में परीक्षण को अंतिम रूप दे दे, है ना। तो लास्ट में बी होना चाहिए, अंतिम रूप मतलब अंत में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना भाई हमको, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि बी सबसे लास्ट में होगा, अंतिम रूप देना है तो अंत में ही देंगे ना। तो आप अगर आपको ये चीज नहीं भी पता थी तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए पहले ही नहीं डरना है, पहले पूरा क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गेटिंग टू नो योर स्टूडेंट बाय नेम इज एन इम्पॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इट हेल्प्स टू मेक स्टूडेंट फील नोटिस बाय द टीचर एंड देयरफॉर रिस्पेक्टेड। अगर आप किसी क्लास में स्टूडेंट को उनके नाम से जानते हैं तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्यों, क्योंकि इससे टीचर्स स्टूडेंट को क्या लगता है कि टीचर मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको अच्छा लगता है ना, रिस्पेक्टफुल लगता है। तो छात्रों को उनके नाम से जानना कक्षा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह छात्रों को महसूस करवाता है कि शिक्षक उन पर ध्यान देते हैं अथवा वह स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हैं। तो दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, हमने पढ़ाया था आपको, पूरा एज भी आपको बताई गई थी, है ना, तो ये रटना है, इसमें कोई समझने की चीज नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल की, कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है 7 से 11 साल की, फॉर्मल 12 से ऊपर और 12, सेंसोरी मोटर 0 से 2 वर्ष। ये तो रटने वाली चीज है ना, याद कर लिए, जो कहते हो आपको पढ़ाया गया है, दूसरा नंबर का सही है। 17 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, टीचर कॉन्फिडेंस विथ आईसीटी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, will not become mainstream practice in institution if
इट पनिश क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज है, जैसे मान के चलिए कैलकुलेटर है, आपको कोई बच्चे को एडिशन के सवाल देने, बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, तो अगर वो दिमाग यूज ना करके कैलकुलेटर का यूज करेगा तो क्या होगा, मेंटल लेवल कम होगा ना, उसकी क्रिएटिविटी को पनिश कर रहे हैं आप। तो इसको अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, इसलिए उसको मैनेज करके चलना है। ठीक है ना। तो आईसीटी के साथ शिक्षक का विश्वास एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आईसीटी बहुत जगह काम भी आती है। आईसीटी संस्थानों में प्रमुख प्रमुख प्रक्रिया नहीं बनेगी अगर यह सृजनात्मक और आजादी को दंडित करती है। तो दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अ टीचर शुड प्रमोट पीर इंटरेक्शन इन द क्लास थ्रू कोलैबोरेटिव टास्क। एक टीचर को प्रमोट करना चाहिए, किसके लिए, पीर इंटरेक्शन। मतलब ये क्या होता है, जैसे ग्रुप्स बना दिए, कोई टास्क दे दिया कि आपको ये करना है। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रुप में काम करेंगे तो किसी के कुछ आइडिया हैं, किसी के कुछ आइडिया हैं, तो एक्सचेंज होंगे, है ना, उससे आपका मेंटल लेवल हायर होगा। तो हायर मेंटल प्रोसेस अपीयर फर्स्ट बिटवीन पीपल व्हेन दे एक्सचेंज आइडिया एंड वे ऑफ थिंकिंग। ना, तो शिक्षक को सहयोग पूर्ण गतिविधि द्वारा कक्षा में मित्रगत अंतःक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। विचारों तथा चिंतन शैलियों का आदान प्रदान करने वाले लोगों में उच्च मानसिक प्रक्रियाएं पहले प्रकट होती हैं। तो पढ़ के समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, एक प्रभावी शिक्षक के लिए कौन सा क्वालिटी आवश्यक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल स्किल फॉर एन इफेक्टिव टीचर। इंटरपर्सनल स्किल, इंटर इंटरपर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी। प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, है ना, टीचर एक प्रोफेशनल होना चाहिए, और विलिंगनेस टू लर्न, है ना। तो आंसर हमारा 3rd नंबर का सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 20 नंबर का, एंड्रागोजी इज अ सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग मेथड। एंड्रागोजी क्या होती है, एक प्रकार की टीचिंग प्रोसेस होती है जिसमें आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, है ना, पेडागोजी जो होती है उसको बोलते हैं, एंड्रागोजी के अंदर ही आती है ना पेडागोजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीच। ठीक है। एंड्रागोजी सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट सेंटर नहीं होती है, क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर होती है। आप सब्जेक्ट पर फोकस नहीं, स्टूडेंट पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत है। बाकी प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड इन एडल्ट लर्निंग प्रोसेस। आपको प्रैक्टिकल प्रौढ़ अधिगम लर्नर टीचिंग जो है उसकी प्रोसेस में आपको क्रियात्मक और समस्या समाधान वृत्ति अपनाई जानी चाहिए। तो 2nd नंबर का सही है। तो ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। तो इस क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगी, है ना। तो कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।